नाज़रीन, सीज़ फायर ख़त्म होने में सिर्फ 2-3 दिन बाकी हैं। ट्रंप कह रहा है कि अगर डील नहीं हुई तो दोबारा से बम गिरना शुरू हो जाएंगे। ईरान कह रहा है कि हम तैयार हैं। और अभी पासदारान इनकलाब ने हुर्मस पे इंडियन टैंकर को निशाना बनाया है। ये बड़ी हैरानकुन बात है नाज़रीन। लेकिन ये सब कुछ होने से पहले एक और बड़ी अहम बात, फॉक्स न्यूज़ ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक बड़ी डिज़ाइंड कैंपेन शुरू कर दी है। इजरायली जर्नलिस्ट है, उसने लिखा कि आसिम मुनीर IRGC से जुड़ा हुआ है, ये ट्रंप के लिए रेड फ्लैग है। ये आर्टिकल किसने लिखा है, क्यों लिखा है, किससे लिखवाया गया है, इस सवाल का जवाब वीडियो के एंड पे आपको दूंगा। दोस्तों, आपने बने रहना है। पहले समझिए कि जंग फिर से क्यों शुरू हो सकती है। ठीक है जी, देखें, ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर है मोहम्मद बाकिर गालिबाफ, उसका एक बयान है। ये बयान इस पूरी जंग का सबसे ऑनेस्ट और स्ट्रेटेजिक बयान है। दोस्तों, गालिबाफ ने कहा है कि वी आर नॉट मिलिटरीली स्ट्रॉन्गर देन अमेरिका, दे हैव मोर मनी, इक्विपमेंट, रिसोर्सेज एंड एक्सपीरियंस। हम फौजी ताकत में अमेरिका से ज़्यादा नहीं हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा साजो सामान है, ज़्यादा रिसोर्सेज वसाइल हैं, ज़्यादा तजुर्बा है। फिर आगे वो लिखते हैं, बट वी फॉट एन एसिमेट्रिक वॉर इन सच अ वे दैट वी पुश द एनिमी बैक। लेकिन हमने एक एसिमेट्रिक जंग, एक गैर मुतवाजन जंग लड़ी है कि दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हुआ है। अब देखें, एसिमेट्रिक या गैर मुतवाजन वॉर क्या होती है, मुतादिद बार बता चुका हूं अपने व्लॉग्स में, दोबारा बता देता हूं। जब दो फौजें लड़ती हैं और एक बहुत ताकतवर होती है और एक कमज़ोर होती है, तो जो कमज़ोर फौज होती है वो सीधा मुकाबला नहीं करती, वो दूसरे तरीके इस्तेमाल करती है। जैसे हुर्मस को बंद करना, मिसाइल और ड्रोन से जो है वो बेसिस पे हमले करना, जैसे ऑयल की सप्लाई को रोक देना। ईरान ने एग्जैक्टली यही किया। अमेरिका की फौज ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ईरान ने उस ताकत को बेकार बना दिया है। वो ताकत का इस्तेमाल कहीं कर ही नहीं पा रही है। अब जो गालिबाफ ने सबसे गहरी बात की, वो कहते हैं अमेरिका की हुकूमत कहती है कि अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका फर्स्ट, उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अमल में उसने ये करके दिखाया है कि अमेरिका के लिए इजराइल फर्स्ट है, इजराइल सबसे पहले, क्योंकि वो इजराइल की गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फैसले करती है। ये पॉइंट बहुत अहम है। गालिबाफ ने ये नहीं कहा कि ईरान की मिसाइल्स बड़े अच्छे थे, वो कह रहा है कि ईरान इसलिए जीता क्योंकि अमेरिका ने गलत फैसले किए, और अमेरिका ने गलत फैसले इसलिए किए क्योंकि इजराइल ने गलत इंटेलिजेंस दी। और सबसे हैरानकुन बात दोस्तों, ये बात सिर्फ गालिबाफ नहीं कह रहे, अमेरिकन वेटरन्स भी यही कह रहे हैं, अमेरिकन जर्नलिस्ट भी यही कह रहे हैं, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस भी यही कह रहा है। स्टीव बैनन, ये ट्रंप का बड़ा पुराना एडवाइज़र है, वो कहता है कि बड़ा उसने एक मज़े का तज्जिया किया। वो कहता है सब अलग अलग है लेकिन एक ही नतीजा है। ये जंग इजरायली इंटेलिजेंस पर लड़ी गई, इजरायली मकसद के लिए लड़ी गई, अमेरिकन खून और अमेरिकन पैसे से लड़ी गई। दोस्तों, तो ये सूरत हाल है जो कि इनके अपने लोग अब इस वक्त नाज़रीन मानने को तैयार हो चुके हुए हैं। अब एक खबर जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, गालिबाफ के करीब एक सोर्स ने बताया है सहाफ़ियों को, मुझे नहीं, सहाफ़ियों को, वो कहते हैं रेडियो साइलेंस, कॉम्बैट फोर्स पोजिशनिंग, equipment transfers and US-Israeli coordination suggest America may intend to initiate military engagement before the end of the 2-week ceasefire. रेडियो साइलेंस यानी फौज की वायरलेस जो है वो खामोश है। कॉम्बैट फोर्सेस की पोजीशनिंग हो चुकी है, फौजी सादो सामान मुंतकिल हो चुका है, US इजरायली कोऑर्डिनेशन हो रही है, और ये सब इशारा देते हैं कि अमेरिका सीज़ फायर ख़त्म होने से पहले जंग शुरू कर सकता है। सोर्सेज ने मजीद कहा कि ईरान हैज़ फुली यूटिलाइज्ड द सीज़ फायर टू डेवलप गेम चेंजिंग ऑपरेशनल प्लान्स एंड इज़ रेडी फॉर कन्फ्रंटेशन। ईरान ने सीज़ फायर का पूरा फ़ायदा उठाया है और गेम चेंजिंग ऑपरेशनल प्लान बनाया है और मुकाबले के लिए एकदम तैयार है। अब ज़रा देखिए ईरान ने सीज़ फायर में क्या क्या किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है US इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री एस्टिमेट्स वेरी बट मल्टीपल ऑफिशियल्स सेड दैट ईरान हैज़ अबाउट 40% ऑफ इट्स प्री वॉर आर्सेनल ऑफ ड्रोन्स। अमेरिकन इंटेलिजेंस के अंदाजे मुख्तलिफ हैं, लेकिन ऑफिशियल्स ने कहा है कि ईरान के पास जंग से पहले वाले ड्रोन्स की जो तादाद है उसमें 40% इजाफा हो गया। ये सोचिए, आगे वो जो लिखता है उसका मैं उर्दू तर्जमा कर देता हूँ, इंग्लिश बोल कहूँगा तो वक्त ज़ाया होगा। वो कहते हैं सीज़ फायर के वक्त ईरान के पास जो है वो आधे मिसाइल लॉन्चर्स थे, लेकिन उसके फ़ौरन बाद उन्होंने 100 के करीब सिस्टम्स निकाले जो गारों और बंकर्स में दफन थे। अब उनके पास जंग से पहले वाली ताकत 60% से ज़्यादा।
और आगे वो कहते हैं ईरान अपने मिसाइल्स भी निकाल रहा है, जब ये काम मुकम्मल होगा ईरान जंग से पहले वाले आर्सेनल कहते हैं डीप असलहा जो होता है, असले का ढेर, आर्सेनल का 70% तक वापस ले सकता है अमेरिकन अंदाजों के मुताबिक। अब ज़रा सोचिए, अमेरिका ने 40 दिन की बमबारी की, 13,000 से ज़्यादा टारगेट्स को कवर किया, लेकिन ईरान सीज़ फायर में अपना 70% आर्सेनल वापस लेकर आ गया। ये टोटल विक्ट्री नहीं है, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक वॉर। अब आप समझ गए इसको। अब ज़रा हुर्मुज़ की कहानी पे आते हैं, क्योंकि असल जो गेम है वहाँ पर टिकी हुई है। देखिए, इससे पहले फ्राइडे को, जुम्मे को, ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि हुर्मुज़ खुल गई है। ट्रंप ने ट्वीट किया दैट स्ट्रेट ऑफ ईरान इज फुली ओपन। फिर 24 घंटे के अंदर अंदर अल जजीरा की ब्रेकिंग आती है, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड says due to US ceasefire violations the Strait of Hormuz will remain closed. It also said approaching vessels could be treated as cooperating with the enemy. पासरान इनकलाब ने कहा है कि अमेरिका की सीज फायर वायलेशंस की वजह से, खिलाफ वर्जी की वजह से हुर्मुज़ बंद रहेगा। जो जहाज़ आएंगे उन्हें दुश्मन का साथी तस्वुर किया जाएगा। और फिर क्या होता है यहाँ पर? आज की जो सबसे बड़ी खबर है, चैनल 16 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के मुताबिक 2 इंडियन जहाज़ हुर्मुज़ से गुजर रहे थे। IRGC नेवी ने जो है उनको रोका, उनके ना रुकने पे उन पे गोली चली है। एक जहाज़ जो है वो इंडियन फ्लैग्ड VLCC था, जिसमें 20 लाख बैरल इराकी तेल भी था, और इनकी जो ऑडियो है वो भी लीक हुई है दोस्तों। नाज़रीन, कैप्टन जो है वो रेडियो पे क्या कह रहा है? सिपा नेवी मोटर टैंकर सनमार हेरल्ड, You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. मतलब सिपाह नेवी बेसिकली जो हुर्मुज़ का कंट्रोल जिस इदारे के पास है ना, ये इसको सिपाह बोलते हैं। ये IRGC का पासरान इनकलाब का एक यूनिट है। तो वो उसे कह रहा है सिपाह नेवी। मोटर टैंकर जो है सनमार हेरल्ड अपने जहाज़ का नाम बता रहा है, आपने मुझे क्लियरेंस दी थी यहाँ से गुजरने के लिए, मेरा लिस्ट में नाम दूसरे नंबर पर है, आपने क्लियरेंस दी थी, अब आप गोली चला रहे हो, मुझे वापस जाने दो। इंडिया का इस पर रिएक्शन भी आया है। इंडिया ने ईरानी एम्बेसडर को बुलाया है, समन किया है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने डीप कंसर्न का इजहार किया है। लेकिन ये सब कुछ हुआ क्यों दोस्तों? एक एनालिस्ट है जैक प्रेंडेली, उन्होंने समझाया बड़े अच्छे अंदाज से। वो कहते हैं ईरान ओपन हुर्मुज़ देन क्लोज्ड इट इन लेस देन 24 आवर्स। दिस इजंट केओस, इट्स द सिस्टम वर्किंग एग्जैक्टली एज डिजाइंड। ईरान ने हुर्मुज़ खोला, फिर उसको बंद किया 24 घंटे के अंदर अंदर। ये बेसिकली कोई तमाशा या केओस नहीं है, सिस्टम वैसे ही काम कर रहा है जैसे डिज़ाइन किया गया था। डिज़ाइन है क्या? ईरान दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि अभी भी कंट्रोल हमारा है। उन्होंने खोला इसलिए क्योंकि ये शर्त थी कि हुर्मुज़ खुलेगा। ठीक है, ट्रंप अनाउंस कर रहा है जनाब कि हमने अपनी ताकत के बल पे हुर्मुज़ खुलवा लिया। ईरान ने फिर बंद करके दिखा दिया कि ये हमने अपनी मर्जी से खोला था, कि तुम्हारी ताकत की वजह से, तुम्हारे धमकाने की वजह से नहीं हुआ। तो ये सिस्टम डिज़ाइन ही इसीलिए था ताकि ईरान दुनिया को अपनी ताकत दिखा सके। अब ईरान ऐसे क्यों करता है? अगेन जैक पेरेंडेली का जो इस पे एनालिसिस है वो समझे। वो कहता है कि हियर इज व्हाट मोस्ट एनालिस्ट मिस अबाउट ईरान, इट्स नॉट वन गवर्नमेंट, इट्स 4 एंड दे डोंट कोऑर्डिनेट। ईरान के बारे में जो बात ज़्यादातर तज्ज़िया-निगार मिस कर जाते हैं वो ये कि ईरान एक हुकूमत नहीं है। देखिए, सैयद अली खामनेई की शहादत के बाद ईरान अब एक हुकूमत नहीं है, 4 हुकूमतों में बट गया है, और वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते। 4 हुकूमतें कैसे? सबसे पहले तो सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई, उनका हर्फ आखिर है, कोई उनसे पहले नहीं बोल सकता, लेकिन वो इस वक्त ज़ख्मी है, समझ रहे हैं आप, और वो इस हालत में नहीं है कि वो लीड कर सकें फ्रंट में आके। अब दूसरा है फॉरेन मिनिस्ट्री, द डिप्लोमैट्स, दे आर ओपन टू डायलॉग, बातचीत करने के लिए तैयार है। तीसरा है पार्लियामेंट, लाउड है, अनप्रेडिक्टेबल है, शोर मचता है वहाँ पे। चौथी है IRGC, पासरान इनकलाब, दे कंट्रोल द बोट्स, कश्तियाँ उनके कंट्रोल में है, मिसाइल उनके कंट्रोल में, हुर्मुज़ उनके कंट्रोल में है। अब प्रेंडेली यहाँ पर मजीद कहते हैं, वो कहते हैं व्हेन ईरान्स फॉरेन मिनिस्टर सेज हुर्मुज़ इज ओपन, द रियल क्वेश्चन इज डिड द IRGC गेट द मेमो? They have their own map, they have their own routes, their own authorization system। जब ईरान का फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि हुर्मुज़ खुला है, तो असली सवाल यहाँ पर यह है कि क्या पासदारान इनकलाब को यह ख़त मिला? उनका अपना नक्शा है भाई, उनके अपने रास्ते हैं, उनका अपना एक अथॉरिटी का सिस्टम है। और ये बात जो लोग ईरान की सियासत को जानते हैं वो ये समझते हैं कि हुकूमत के अंदर एक और इस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है, और वो ज़्यादा ताकतवर है। जैसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, आप अगर ईरान की इस्टेब्लिशमेंट को जानने की कोशिश करें,
तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ईरान की इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ईरानी इस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, पासदारानी इनकलाब जो है वो हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, अब यहाँ पे वो दो तशरीहात करते हैं, ये जो एनालिस्ट हैं, तज्ज़िया निगार हैं, वो कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 कि इसकी वजह क्या है, ईरान ऐसे क्यों करता है, ईरान ऐसे फैसले क्यों लेता है। पहला है कि मार्केट्स को परेशान रखो, नर्वस रखो, लीवरेज ज़्यादा रखो, कमिटमेंट के बगैर कंसेशंस लो। यानी जो आप देखिए होता क्या है, ईरान ने हुर्मस खोल दी, जुम्मे वाले दिन कहा खोल दी जो है, तो तेल की कीमतें नीचे आ गई, फिर बंद कर दी, ऊपर चली गई। वो कंफ्यूज कर रहे हैं मार्केट को, समझ रहे हैं आप। ऑप्शन नंबर 2, डिप्लोमेट्स जो हैं, सिफारतकार, वो डील चाहते हैं। हार्ड लाइनर्स जो हैं, सख्त गिर लोग ईरान के, वो नहीं चाहते। द गाइज विद द स्पीड बोट्स विन इंटरनल आर्ग्यूमेंट्स, जिनके पास बंदूक है वो जीत जाया करते हैं, यानी पासदारानी इनकलाब। अब मसला यहाँ पे क्या है, वो कहते हैं कि ईदर वे सेम प्रॉब्लम फॉर वाशिंगटन, ऑयल मार्केट्स प्राइस्ड अ डील, द IRGC डिड नॉट गेट द इनवाइट। दोनों सूरतों में वाशिंगटन के लिए मसला वही है कि ऑयल मार्केट्स जो हैं उन्होंने डील जो है वो प्राइस कर ली, मतलब डील, जैसी डील की खबरें हुई तो जो तेल की मंडियों वाले लोग थे उन्होंने फ़ायदा उठा लिया इसके अंदर, लेकिन IRGC अकेला रह गया, पासदाराने इनकलाब को कुछ नहीं मिला। आप समझ रहे हैं, देखिए पासदाराने इनकलाब जो है वो एक फौज भी है, वो इस्टेब्लिशमेंट भी है। जैसे पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट कारोबार भी चलाती है, तो IRGC का भी कारोबार है। ये जो बहरे हुर्मुज़ पर टोल है, ये सिर्फ ईरान की हुकूमत के पास नहीं जाएगा, ये IRGC के पास भी जाएगा। अब मैं यहाँ पे किसी एक मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन ये रियलिटीज़ भी याद रखिएगा। देखिए IRGC कमांडर हैं इब्राहिम अजीज़ी, उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया, वो कहते हैं द टाइम हैज़ कम टू कंप्लाई विद द न्यू मैरीटाइम रिजीम ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। वक्त आ गया है कि हुकूमत के नए समंदरी निज़ाम की तामील की जाए। आगे वो लिखते हैं, ये कवानीन ईरान तय करेगा, सोशल मीडिया पोस्ट तय नहीं करेगी, और इस नए सिस्टम के तहत सिर्फ वो कमर्शियल जहाज गुजर सकते हैं जिनको IRGC नेवी की इजाज़त हो, मुकर्रर रस्तों से टोल देने के बाद। हुकूमत की नहीं, IRGC की इजाज़त। तो आप समझते हैं, मैं पहले बता चुका हूं आपको कि IRGC जो है वो 31 प्रोविंशियल कमांडर्स में तकसीम है। हुकूमत भले फैसला कर ले, अगर IRGC पासदाराने इनकलाब अलाइंड नहीं है तो वो फैसले कामयाब नहीं होंगे। हुकूमत भले कह दे बहरे हुर्मुज़ खुला है, लेकिन अगर IRGC जो है पासदाराने इनकलाब, उनके साथ मामला तय नहीं हुए हैं या वो सेम पेज पे नहीं है, तो बहरे हुर्मुज़ नहीं खुलेगी दोस्तों। आगे वो लिखते हैं, अगर अमेरिका ने ईरानी जहाज़ों के लिए कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, ये सूरत हाल आसानी से बदली जा सकती है। तो आप सोच रहे हैं दोस्तों कि सूरत हाल इस वक्त कहाँ पहुँच चुकी हुई है। अब दोस्तों ईरान कह रहा है कि अमेरिका जो है वो पीछे हटा है, हम पीछे नहीं हटे। अमेरिका माइन क्लियरिंग करना चाहता था, हुर्मुज़ खोल देना चाहता था हमेशा के लिए। ईरान के धमकाने के बाद अब अमेरिका रुक गया है। ट्रंप से पूछा रिपोर्टर ने कि इफ़ यू डोंट हैव अ डील बाय वेडनेसडे, अगर बुध तक डील नहीं होती, व्हेन द सीज फायर एंड्स विल यू एक्सटेंड द सीज फायर। ट्रंप ने कहा मुझे नहीं पता, क्या अगर डील ना हुई तो क्या सीज फायर की मुद्दत में इजाफा किया जाएगा। ट्रंप कहता है नहीं मुझे नहीं पता, शायद हम बम गिराएंगे। इसका मतलब है ये तैयारी हो रही है नाज़रीन, बहुत ज़्यादा हद तक। और सीज फायर 22 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप देख रहे हैं तो आज 19 अप्रैल। अब नाज़रीन वो कहानी जिसका शुरू में जिक्र किया था, फॉक्स न्यूज़ ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है। आर्टिकल के मैं आपको ज़रा कुछ अल्फाज बता देता हूँ। हु इज़ पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर, कौन है पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर? प्रेज्ड बाय ट्रंप फॉर हिज लीडरशिप, ट्रंप भी तारीफ करता है उसकी लीडरशिप की। द फील्ड मार्शल इज अ फॉर्मर स्पाई चीफ विद डीप टाइज टू ईरान IRGC। फील्ड मार्शल इससे पहले जो है वो ISI के चीफ रह चुके हुए हैं और इनके पासदाराने इनकलाब से बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं। अ कनेक्शन वन एक्सपर्ट कॉल्स अ मैसिव रेड फ्लैग फॉर द ट्रंप एडमिन। एक ऐसा ताल्लुक है उनका जो कि ट्रंप के लिए रेड फ्लैग होना चाहिए। आर्टिकल किसने लिखा है? इफरात लैचर। इफरात लैचर कौन है? शी इज अ प्रोमिनेंट इजरायली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर एंड अ वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट। समझ गए आप? She serves as a foreign correspondent for Fox News Digital, covering international affairs, the United Nations and ongoing Middle East war। दोस्तों, और आगे सुनिए, वो टेम्पल इजराइल और TI4 इजराइल के प्रोग्राम अनफोल्डिंग रियलिटीज़ की होस्ट भी है। ये इजराइल की एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप समझ जाएं कि इजराइल की तरफ से लॉन्च किया गया एक प्रोपेगेंडा। ये अभी एक खातून है और आप आने वाले वक्तों में देखिएगा
कि जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ किस किस किस्म के प्रोपेगेंडास किए जाएंगे और उनको जोड़ा जाएगा IRGC से। आर्टिकल में लिखा क्या है? बिल रोगियो, फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज ने कहा है कि ट्रंप शुड नॉट ट्रस्ट द पाकिस्तानीज, पाकिस्तान वाज अ प्रीफिडियस एलाई इन अफगानिस्तान, मुनीर्स टाइज टू द IRGC शुड बी अ मैसिव रेड फ्लैग फॉर द ट्रंप एडमिन। ट्रंप को पाकिस्तानियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में दगाबाज दोस्त निकला। मुनीर के यानी आसिम मुनीर के IRGC से रिश्ते हैं। अब आप समझ रहे हैं कितने सिस्टमैटिक, बिकॉज पाकिस्तान अमन लेके आना चाह रहा है दुनिया में, फील्ड मार्शल का बहुत अहम किरदार है इसके अंदर। अब उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, अब उनके खिलाफ एक महाज बनाया जा रहा है। अब ये सिर्फ एक महाज फील्ड मार्शल के खिलाफ नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज जो है नाज़रीन बनाया जाएगा। समझ रहे हैं आप? अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस हद तक बड़ी साजिशें रची जा रही हैं। पाकिस्तान अब आंखों में खटकने जा रहा है। आसिम मुनीर साहब पे अटैक जो है वो इजरायली जर्नलिस्ट से करवाया जा रहा है। सोर्स कौन था? FDD का बिल रोगियो। FDD क्या है? एक प्रो इजराइल लॉबी है। इसकी फाउंडेशन जो है वो क्यों है? इजराइल की इमेज को बेहतर करने के लिए FDD एक प्रो इजराइल लॉबी बनाई गई नाज़रीन। यानी प्रो इजराइल लॉबीज अब जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ आर्टिकल्स लिखना शुरू कर रही हैं। और ये आर्टिकल क्यों आ रहा है ये आपके सामने नाज़रीन आ चुका है। तो सवाल अब ये है कि क्या जंग शुरू होगी? तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हाँ, काफ़ी हद तक इस बात का इम्कान है कि जंग शुरू होगी, लेकिन ईरान के पास अब 60 से 70% मिसाइल्स और ड्रोन्स पहले से ज़्यादा हैं। अमेरिका ने 40 दिन की जंग लड़ी है, लेकिन वो ईरान की इस कैपेबिलिटी को ख़त्म नहीं कर पाया जिससे वो पलट के वार कर सकता है दोस्तों। और अब आप देखें कि जब आसिम मुनीर पे इन्होंने हमले करना शुरू कर दिए, इसका मतलब है कि ये पीस डील भी नहीं चाहते। अगर ईरान पीस डील कर भी ले तब भी उसको सबताज करने की कोशिश की जाएगी नाज़रीन, क्योंकि अब सालिस पर हमला किया जा रहा है। अब सालिस की न्यूट्रलिटी को, सालिस पाकिस्तान, उसकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। मुझे इस वीडियो पर आपकी राय दरकार होगी, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। ना सिर्फ कमेंट होता है बल्कि वो अपने आप में एक तज़िया होता है, और आपके तज़िये मैं अपनी वीडियो में शामिल करता हूं। तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोनों चैनल्स को फेसबुक पर देख रहे हैं अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, ताकि आप अगली वीडियो मिस ना करें। और हाँ, अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं, 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, तो मैं लाइव आता हूं फेसबुक के ऊपर, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो सब्सक्राइब हैं उनको नज़र आऊँगा, बाकी को नज़र नहीं आऊँगा। तो फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर लें, ना फॉलो नहीं, सब्सक्राइब, ताकि आपकी मेरी मुलाकात हो सके। अपना ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।